जय हिंद बच्चों। आप लोग के बीच पुनः मैं अमरजीत सर उपस्थित है। आप लोग को मालूम होगा कि पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में आपके बीच में डाला था, तो बहुत सारे चीज कैसे हमने उसमें देखा। कुछ त्रुटि हो सकती है, कहीं लाइट प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि जीवन में अगर कोई भी कार्य करिएगा आपको, तो कार्य करने में आपको कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, समस्या आएगी, दिक्कत होगी। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पहले गिरा नहीं है और उठा है। हम ये जानते हैं आपके जीवन में कि पहले कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी बच्चा हो, अपने जीवन में इतनी संघर्ष करता है, इतनी बार परीक्षाएं देता है, इतनी बार वो फेल करता है। फेल करने के बाद पुनः वो उठकर जब मंजिल प्राप्त करता है, तो उस समय हम लोगों को लगती है कि हम इस जगह पर खड़ा हुए हैं। तो उस समय सभी के दिमाग में होता है कि इनके बच्चे और इनके घर के लड़के इतने बड़े पद पर स्थान पाया है। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मेरा छोटा प्रयास आपके जीवन के लिए एक लक्ष्य का मिसाल बनकर खड़ा हो, जिसके लिए मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में जो भी समस्या क्लास से संबंधित होगी, पढ़ाई से संबंधित होगी, जीवन में कभी हताश हुए हैं, पढ़ाई में आपको मन नहीं लगती है, तो ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आपकी ये सारी समस्याएं को दूर कर सकता हूं। उसकी कोई कारण नहीं है। कोई भी बच्चा को पढ़ाई में डर लगता है या वो पढ़ने से भागता है, इसका मतलब एक है कि वो अपने पीछे क्लास की चीजों को वो नहीं जान सका। वो अपने पीछे क्लासों में थोड़ी लापरवाही किया, जिसका देन होता है कि यहां पर या क्लास में कहीं जाते हैं तो उस जो चीज को समझ नहीं पाता है। तो सबसे मुख्य बात मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जिस क्लास में आप है, उस क्लास का पढ़ाई तो आपको परिपूर्ण करना ही चाहिए। नहीं तो क्या दिक्कत होती है, आप लोग पूरे सिलेबस उठाकर देखेंगे तो मेरा अपना अनुभव है इस पर कि जो बच्चा नीचे क्लासों की चीज को नहीं देखा है, वो आगे क्लास में जाता है तो वह पुनः चीज को पढ़ना चालू करता है और पुनः उसको करने में जिस क्लास में खड़ा रहता है वह क्लास उसको हो नहीं पाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक टॉपिक को आपके माइंड के अंदर में जो गलतियां आपके मन में संदेह चल रही है, उसको मैं सारी चीज को दूर कर दूंगा और दूर करके ये कोशिश करूंगा कि आप अपने जिस क्लास में उस क्लास में आप नंबर 1 बनिए। मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करने का एकदम प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आपकी जीवन, हम लोग की जो साधारण जीवन जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग कैसे आगे जाएंगे। मैं ये जरूर जानता हूं कि आप मेरे जीवन के भविष्य है। हमारी सृष्टि के लिए आप ही कर्णधार होंगे आगे, क्योंकि हम लोग का उम्र और आज समाज के जो बच्चे हैं, अगर हमारे समाज के बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे तो एक सोच सकते होंगे कि हमारे समाज हमारे बाद क्या होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके जीवन में होगी कि पहले का समय और आज के समय में कितना अंतर है। आज हम लोग क्या करते हैं और पहले क्या होता था, हर बैलों से खेत जोती जाती थी। आज ये समस्याएं जो पहले वाली स्थिति परिस्थिति हम लोग देखे हैं वो आप लोग नहीं देखे हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आज इस टेक्निकल युग के अंदर में और ये इतनी साइंस डेवलप कर रही है, उसमें हम लोग इतने पिछड़ रहे हैं। पिछड़ने के मतलब हमारी शिक्षा पद्धति बेहतर की जा रही है, लेकिन मैं इस चीज को अपने इच्छा से कर रहा हूं कि बेहतर क्या है। आप बताइए, तो पहले की जो बुकों में पढ़ाई होती थी, मैट्रिक के समय जो एग्जाम होता था हम लोग के समय, 9th और 10th क्लास के बुकों का अध्ययन करके हम लोग पढ़ाई करते थे। आज सिलेबस 5 को कर दिया गया, 5 किताब के अंदर 6 किताब के अंदर में मैट्रिक क्लास के बोर्ड दे दिया गया। दूसरी चीज, पहले जो है ऑब्जेक्टिव की संख्या कम होती थी, आज ऑब्जेक्टिव की संख्या अधिक हो गई और सब्जेक्टिव की संख्या कम हो गई। ये समस्या है, पहले और आज में क्या फर्क है ये जरूर मैं जानता हूं कि यदि आपकी पढ़ाई पीछे क्लास में अति सुंदर होती है तो नेक्स्ट क्लास आपको थोड़ा भी डर नहीं होगा, आप बिल्कुल बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये मेरा आपके लिए एक ख्याल है और मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी समस्या है, उस पर आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं या कोई भी जवाब मांगेंगे तो हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर आपको मैं बताऊंगा कि हमने कभी भी, हमारी थ्योरी, हमारे नियम क्या है ये आप समझ लीजिए
कि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो मैं बच्चा को ये जरूर चाहता हूं कि बच्चा उसमें और बने और स्टैंडर्ड क्वालिटी में जाए, हमसे 100 गुना अधिक वो जानकार बने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आप अपने लिए मेहनत कीजिए। मेरा मेहनत मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे मेहनत को देखकर नहीं, मेरी मेहनत से आप हमसे दोगुना वर्क कीजिए। जो चीज आपको बताया गया उसको पुनः एक बार देखिए, उसमें कहीं भी त्रुटि हो। आपको ये शब्द समझ लीजिए, इस धरती पर कोई भी कहता हो कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं, या हम बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, तो आप उससे पूछिए कि अपने जीवन में कितनी बार गलतियां किया हुआ। अगर पूछ कर देखिए कितनी बार गलती किया होगा। अगर जो गलती नहीं करेगा और गलती के बाद पुनः उठकर वो नहीं चलेगा, तो उसके जीवन में कोई अच्छा पद या पद प्रतिष्ठा या अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं बनेगी। मैं जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि लोहा में जब जंग लग जाती है तो उसको बार बार रगड़ना पड़ता है उसको चमक के लिए, तो वही हम लोग का जीवन है। यदि हमारी शिक्षा बढ़िया नहीं हो पाएगी तो हमारे में जंग लगेगा, और हमें जंग लगेगा तो जंग हमको खा जाएगा। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी क्वालिटी के साथ हो। तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक साइंस क्लास दे रहा हूं, जिसमें क्लास 10th का विज्ञान से मैं दे रहा हूं, अध्याय 1 है। ये जो चैप्टर होगी, आपको एक बात और बता दूं कि विज्ञान में 3 पाठ हैं, 3 किताब होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस पे समझाऊंगा सारी बात जो भी होगी। तो विज्ञान जो साइंस आप पढ़ते हैं विज्ञान अपनी क्लास के अंदर में, इस विज्ञान के अंदर में 3 पाठ हैं। इस चीज को आप गौर से समझेंगे, आपको पार्ट बाई पार्ट में हम निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट साइंस में ये है और कौन सा वो है। तो जैसे आपको विज्ञान हो गया, विज्ञान में आप 10th क्लास के अंदर में जब आते हैं तो विज्ञान की एक ही किताब होती है, बुक 1 होती है, लेकिन इसमें 3 किताबों का समावेश करके एक ही किताब बना गया। जैसे आपका सबसे पहले हो गया रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र एक आपका बुक ये हो गया। दूसरा हो गया जीव विज्ञान, और तीसरा हो जाएगा भौतिकी। आपका 3 बुक होता है इस विज्ञान के अंदर में, 3 बुक होता है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिकी। अब आप समझ लीजिए कि एक किताब है और उसमें 3 किताबों का समावेश, 3 किताबों के प्रश्नावली डाली गई है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी डाली गई है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप 10 क्लास में चले गए तो इसके पहले वाले क्लास में पढ़ना था कुछ चैप्टर, उसके पहले वाला में पढ़ना था कुछ चैप्टर, उसके पहले वाला में पढ़ना था कुछ चैप्टर। मतलब आपको विज्ञान की नॉलेज, ये भौतिक की, विज्ञान की, जीव विज्ञान की और रसायन शास्त्र की जानकारी आपको अगर देखेंगे तो 6 नहीं 5 क्लास से ही बच्चों की थोड़ी थोड़ी जानकारियां तीनों चैप्टर से संबंधित बात आपको किताबों के अंदर में मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पढ़ाई के लाइन में कि हम लोग पीछे की क्लास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमने एक ही बार 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। बाबू, मेरा अनुभव जैसा है वो मैं आपको बता रहा हूं, कभी संभव नहीं है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप नहीं पढ़े ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन और उससे अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो मेरा एक एक क्लास को बढ़िया सा आप देखिए और उसके अंदर में उसके बारे में चिंतन कीजिए कि जो मैं बताया वो क्या है और किस प्रकार से आपके जीवन में आएगी, वो चीज आपके लायक जीवन में कैसे बनेगी आगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि ये जो आपके पाठ का नाम मैं लिखा हूं अध्याय 1, ये जो है पाठ ये केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र की है। इस रसायन शास्त्र की मैंने एक तरह से बुक समझिए। इस बुक की पहला पाठ आपके सामने है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पे हमको ध्यान देना होगा कि ये रसायन शास्त्र की क्वेश्चन हो गई, ये रसायन शास्त्र के पाठ का हेडिंग हो गया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इस रसायन शास्त्र में फंक्शन तोड़ा गया है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। 2 शब्द की जिक्र की गई है यहां पे। इस पे मैं अच्छे से चर्चा करता हूं और इसको समझाता हूं कि क्या कहता है और किस प्रकार से वो आगे के हमको आगे ले जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसके पहले आपको मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको आप देखेंगे।
देखिए बाबू, ये आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया है और ये समीकरण है, दोनों दो चीज है। आपकी नजरों में दो नहीं है, दो है ही। रासायनिक अभिक्रिया अलग चीज है और समीकरण अलग चीज है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर एक एक बात करूं, रासायनिक के मतलब, एक शब्द इसको तोड़ू, रासायनिक के मतलब क्या हुआ और अभिक्रिया के मतलब क्या हुआ। अगर इसको तोड़ो तो फिर दोनों दो बात हो जाएगी, लेकिन दोनों को मिलाकर एक में रखा जाता है, रखा गया है। रासायनिक के मतलब इस दुनिया में जितना केमिकली संबंधित बात है, केमिकली संबंधित है, पदार्थ की अवस्था, गुण, रूप, रंग, उसकी बनावट, उसकी क्रिया, उसमें बदलने में क्या किसका हाथ है, उसकी क्वालिटी कैसे बदल जाती है, वो कितना दिनों तक इस धरती पर रहेगा, कितना दिनों के बाद वो समाप्त हो जाएगा, ये सारी चीज जो है वो आज जितनी दवाओं का अध्ययन आप करते हैं वो सब रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर के बनी है। तो पहले तो रासायनिक की समझ हुई। दूसरी चीज अभिक्रिया, अभिक्रिया वही है, जैसे आपको मालूम होगा कि ईख को रस निकाल करके और कुछ दिन तक धूपा में छोड़ दीजिए, कुछ दिन तक धूपा के अंदर में आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो जो आपका ईख के रस जैसा पहले था उस तरह से नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, उसके रूप में बदलाव हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, अभिक्रिया हो गई, उसमें कुछ क्रियाएं हुई, वो क्रिया बदल गया, तो उसी बदलाव को रासायनिक के साथ जोड़ देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया शब्द हो जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा ये नहीं है, परिभाषा इसकी ये नहीं है कि जो मैं समझाया वो परिभाषा हो जाए। परिभाषा सटीक दी जाती है जिसमें इन दोनों बातों की समावेश हो और परिपूर्ण किसी को कहा जाए और उसके ऊपर जैसे दिया जाए उसका उदाहरण दिया जाए। तीसरी बात, समीकरण जो शब्द है, समीकरण एक तरह से मैथ की भी भाषा है, समझिए तो मैथ में इक्वेशन शब्द से आता है और इसमें समीकरण है। हम मैथ की भाषा से समीकरण की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन इस जगह रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कैसा संबंध होता है और इस केमिस्ट्री के अंदर में मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये रसायन शास्त्र के अध्याय 1 में कैसे संबंधित होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको लिखूं और उसको ध्यान से देखिए, तब मेरे से मैं आपको चाहूंगा कि उस परिभाषा को एक एक शब्द तोड़ करके मैं आपको दिखाता हूं और उसको गौर से समझिए और देखिए कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में क्या संबंध है और समीकरण क्या है। इस जगह के लिए आपने मैथ में पढ़ा होगा, समीकरण के मतलब होता है कि वैसे व्यंजन जिसमें जोड़ और घटाव और चर अचर के साथ में बराबर की चिन्ह कहीं दिखाई देती है वो समीकरण है। जैसे आप मैथ की भाषा समीकरण समझिए, ये x + 2 = 4 ये समीकरण है, ये समीकरण पूरा है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। समीकरण की पहचान होती है कि उसमें इक्वल का चिन्ह होता है। छोटे बच्चों के एकदम जीरो की कहानी है कि बराबर का चिन्ह हो, ये अज्ञात राशि है, ये ज्ञात राशि है, ये ज्ञात राशि है, एक तरह से इसको कहिए अचर है, चर है। ये मैथ में मैं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दिया कि मैथमेटिक्स में समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का चिन्ह हो, अचर हो, चर हो, इस तरह से। तो चर तो ये चर ये है, अचर ये है, अचर ये है, मतलब ज्ञात राशि है। ज्ञात का मतलब इस जगह अंक है लेकिन यहाँ पता नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स में समीकरण का एक जैसे आपको समझा, लेकिन ये केमिस्ट्री में समीकरण का मतलब क्या हुआ वो आपको दे रहा हूं, उसको देखिए और समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, उस पर गहन अध्ययन कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा मैं दे रहा हूं आपको। लिखी गई है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब ये तो थोड़ा इसको पहले समझिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये आपका एक तरह से ये क्या समझाया, रासायनिक अभिक्रिया का शब्द दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद। ये पूरी बात को समझिए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कौन होगा भाई? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसकी क्रिया में बदलाव, जिसकी आकृति में बदलाव, जिसके रंग में बदलाव, जिसके रूप में बदलाव, जिसकी अवस्था में बदलाव, ये हो गया रासायनिक पदार्थ। लेकिन उसके साथ कौन सा ऐसा चीज है जिसके मिलने के बाद उसके रंग में बदलाव हुआ? दूसरी चीज पदार्थ, एक शब्द यहां पे है पदार्थ। पदार्थ आपको मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर में जो भी वस्तुएं हमारे आंखों के सामने दिखाई देती हैं, या हमें आभास कराती हैं, या हमें अनुभव कराती हैं, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको समझ पाते हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा यदि हम जाने तो पदार्थ की परिभाषा हमको क्लास 9th में मिली है। आप लोग देखे होंगे क्लास 9th में पहला ही पाठ है पदार्थ से संबंधित, पदार्थ इनमें कौन होगा। तो वैसे चीज उसमें अभिकारक, यह शब्द अलग है, उसमें भी अभिकारक की बात है। अभिकारक क्या है वही बता रहा हूं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है पदार्थ में, तो जो भी बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के अर्थ आप देहातों में समझे होंगे, गांव में समझते हो, कहता है लोग कि धान उत्पादन कर रहे हैं तो धान की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं को उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ उत्पाद के मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ मिलेगा, मिलने के बाद उससे जो तैयार होगा वह हुआ उत्पाद। जैसे को समझिए, जनरल समझिए, छोटी सी जानकारी, अगर चावल है, कच्चा चावल है, इसको समझिए, कच्चा चावल है, कच्चा चावल में यदि गर्म पानी को मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद इस जगह देखिए, कच्चा चावल में गर्म पानी को मिलाने के बाद ये भात, देहातू भाषा में बोलते हैं भात बन गया। मतलब एक तरह से समझिए तो इसको कहेंगे बॉइल्ड राइस बन गया। तो ये जो शब्द है कच्चा चावल और गर्म पानी, ये दो वो चीज है, ये दोनों पदार्थ है। ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, और ये जो बना ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। लेकिन अंतर क्या है इसको समझिए। पदार्थ ये भी है और पदार्थ ये भी है। जो मिला वो भी पदार्थ, जो बना वो भी पदार्थ। लेकिन क्या दिक्कत है? दिक्कत ये चीज है कि अब ये समझिए, जो इस तीर के निशान हम दिए हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये जो बना है भात, देहातों में भात बोलते हैं, बॉइल्ड राइस बोलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर में उबाल उसका होता है, उबलता है तो वो फूल जाता है। तो ये भात जो शब्द लिखा गया ये क्या है? यही है उत्पाद। उत्पाद का मतलब हो गया कि कच्चा चावल और गर्म पानी को जब मिला देंगे तो निश्चित है कि वो चावल भात में एक तरह से वो बॉइल्ड हो जाएगा, वो उसके अंदर के जो भी कण है वो गर्म पानी के अंदर में पक जाएगा। यही हुआ हमारे पास उत्पाद। तो ये आपकी क्या समझा, इसमें आपको 2-3 चीज बात समझा दिया। लेकिन ये परिभाषा हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा कठिन लगा, क्लियर नहीं कर पा रहा, इसके बावजूद भी मैं एक परिभाषा देता हूं, उसको गौर से समझिए। उसमें आपको एक इसके जो भी आपके इसमें न समझ की जो जानकारियां है उसको उसके अंदर में समावेशित हम कर देते हैं। लेकिन इसको समझ पुनः लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, पूरा यहां से लेकर के और यहां तक जो शब्द है, भाग लेने वाले पदार्थ, सीधा बात है, जे भाग लेगा। तो इस समीकरण में भाग कौन लिया? तो कच्चा चावल लिया, गर्म पानी लिया। इसका मतलब हो गया में भाग लेने वाले पदार्थ का। और कह रहा है अभिकारक, तो इसी को ये दोनों को मिला करके, इस दोनों को मिलाकर अब हम बोलते हैं अभिकारक। अभी परिभाषा एक और दूंगा,
इस दोनों को मिला करके, ये दोनों जो चीज है ना, इस दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक ये शब्द का अर्थ हुआ ये दोनों चीज। दूसरा चीज, अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ये दोनों मिल गया तो उसके बाद बने पदार्थ पुनः बने पदार्थ ये हो गया उत्पाद कहलाते हैं। तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया का एक छोटा सा समझ दिया हो, लेकिन वास्तविक इसका परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तविक परिभाषा ये किस तरह से लिखाएगा ताकि हम समझ पाए। और हमारी 10th क्लास की बुक के अंदर में पहली पाठ की हेडिंग का मैंने अर्थ दे रहा हूं, ना कि मैंने आपको पाठ पढ़ाया। पहले भी मैं बताया कि मैं बाबू जानकारी वो भी देता हूं, कोशिश करता हूं वो जानकारी बच्चे के बीच में जाए कि इसको डर दूर हो जाए, डर रहे तक भी नहीं, थोड़ा सा भी, ताकि उसको भयभीत करे। तो मैं पाठ का हेडिंग जो दिया गया उसको मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। दूसरी चीज, अब एक शब्द समीकरण है, थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको, अब आपको सजा तो दिया है, लेकिन इससे भी बढ़िया आपको एक और तरीका से मैं सजाना चाहूंगा। अब तब उसमें आपको समीकरण का भी अर्थ दूंगा कि यहां पे समीकरण का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद परिभाषा एक देता हूं, उसको समझिए। ये आप लोग के बीच में छोटा प्रयास है, और प्रयास में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हमारे बच्चे हैं, कहा जाता है कि एक समाज में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना बड़ी कठिन शब्द है, कठिन होता है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे जीवन में इस धरती पर जन्म होने का मेरा उचित उद्देश्य क्या है, ये तो ईश्वर के हाथों में है, और वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए। मैं आपको चाहता हूं कि आप अनजान और मूर्ख समाज में नहीं रहिए। आपकी समाज, आपकी बुद्धि, आप में इतनी बुद्धि भरे, ज्ञान भरे, चरित्रवान बनिए, ताकि अपने जीवन में आगे चल करके आपके जीवन के लिए वो ऐसा लाभ प्रदान करें जो आपको हम लोग के जाने के बाद ये आपको महसूस हो। उस कैटेगरी को मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उसको पढ़ाया जाए बच्चों के बीच में, ताकि वो बच्चे आप जानकार होते हुए भी अपने पीछे वाले पीढ़ी को आगे की ओर पथ पे बढ़ाएंगे। तो आइए मैं आपको अब परिभाषा शब्द आपको समझाता हूं, इसकी एक लाइन परिभाषा देता हूं और उसको परिभाषा से आप समझिए। जब कोई, ध्यान दीजिएगा इस परिभाषा में, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा